गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इज़ यूनिकैमरलिज्म एंड बाईकैमरलिज्म, जो दो बहुत सिंपल टर्म्स हैं लेकिन इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब यूनिकैमरलिज्म और बाईकैमरलिज्म को समझने से पहले हमें दो और टर्म्स का समझना थोड़ा ज़रूरी है, जैसे क्या होता है यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट। हमने बड़ी बार नाम सुना होगा यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल, लेकिन एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है। देखो, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है, या तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी या तो वो फेडरल गवर्नमेंट होगी। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सारी पावर सिर्फ सेंटर के पास होती है, मतलब पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बीच वाली बॉडी देखेगी। ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में है, बट जैसे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में है, लोकसभा राज्यसभा। तो अब जितना भी अगर हमारी जो यूनिटरी होती है गवर्नमेंट, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ, सैनिटेशन, सब कुछ सिर्फ ये एक बॉडी देखती है। ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें सेंटर की अपनी गवर्नमेंट होती है लेकिन हर स्टेट के पास भी अपनी एक गवर्नमेंट होती है। तो इनमें क्या होता है, इनमें पावर्स डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें जैसे डिफेंस तो वो सेंटर देखती है, और कुछ चीज़ें जैसे हेल्थ तो वो स्टेट देखती है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर होती है। सेपरेशन ऑफ, लेट मी चूज़ द पेन। तो हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर होती है, ठीक है, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। अब हाँ, बड़ी बार हमें क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इंडिया यूनिटरी गवर्नमेंट, इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन ये स्लाइटली बेंडेड है टूवर्ड्स सेंटर, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे। सेंटर को यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स मिली है देन स्टेट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। अब कुछ आर्टिकल्स को मिला के पार्ट्स बनते हैं, और इन आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी फ़िलहाल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है। इन 12 शेड्यूल्स में से जो 7th शेड्यूल है, उनमें है लिस्ट। 3 लिस्ट हैं उसमें। पहले यूनिटरी लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनिटरी लिस्ट या सेंटर लिस्ट में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो सेंटर देखेगी। इसमें है डिफेंस, मतलब अगर डिफेंस के ऊपर कोई लॉ बनना होगा, कोई एक्शन लेना होगा डिफेंस के लिए, तो कौन लेगा? सेंटर लेगा। स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें दी हैं उन पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। पर अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने ही लॉ बना दिया तो सेंटर वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है। तो इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, पर सेंटर वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसका मतलब कि हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन वो सेंटर को थोड़ा सा ज़्यादा पावर्स देती है। अब रेजिडुअल सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन लिस्ट में नहीं दिए हैं। सपोज साइबर लॉज, वो इन तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में नहीं दिए। तो ऐसे लॉज पे कौन लॉ बनाएगा? सेंटर। तो एक और रीज़न कि जिसकी वजह से सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। शेड्यूल्स के बारे में आपको समझ आया। 12 शेड्यूल्स हैं, जिनमें से 7th शेड्यूल लिस्ट है। 3 लिस्ट दी हैं जिनमें पावर्स दी हैं कि सेंटर क्या देखेगा, स्टेट क्या देखेगा, दोनों मिलके क्या देखेंगे, और उसमें बोला है कि सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। इसमें प्रॉपर दिया है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। जैसे डिफेंस, अब डिफेंस पे कोई लॉ बनेगा तो कौन बनाएगा? यूनियन। एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स,
फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ये आपके लिए ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लर्न करेंगे तभी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा बाद में काफ़ी टॉपिक्स को समझना। जैसे बाद में हम लोकल बॉडीज समझेंगे, पंचायत वगैरह समझेंगे, तो वो किस में आ गई, लोकल गवर्नमेंट, मतलब वो स्टेट लिस्ट में आती है, तो स्टेट उस पर लॉ बनाता है। एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, लिक्वर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जैसे एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन, सक्सेशन, तो ये सारे किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि यूनिकैमरलिज्म और बाईकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है और बाईकैमरलिज्म फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। अब होता क्या है यूनिकैमरलिज्म? यूनि का मतलब होता है वन, कैमरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चैम्बर। चैम्बर मतलब हाउस, मतलब एक अलग बिल्डिंग, चैम्बर। तो यूनिकैमरलिज्म मतलब वन, चैम्बर। बाईकैमरलिज्म, बाई का मतलब होता है टू, कैमरा का मतलब होता है चैम्बर, तो मतलब टू चैम्बर्स। तो मतलब क्या होगा, यूनिकैमरलिज्म में एक चैम्बर है, बाईकैमरलिज्म में दो चैम्बर्स हैं। यूनिकैमरलिज्म कहाँ पे है, चाइना में, और बाईकैमरलिज्म कहाँ पे है, इंडिया में। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है कि दो चैम्बर होना। जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में सेंटर में भी बाईकैमरलिज्म है और 6 स्टेट्स में भी बाईकैमरलिज्म है। देखते हैं कैसे। देखो, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसका जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो लॉज बनाती है, वो दो हाउसेस में डिवाइडेड है, दो चैम्बर्स में डिवाइडेड है। हमारे सेंटर गवर्नमेंट में दो चैम्बर्स हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। और राज्यसभा के पास अपनी कुछ पावर्स हैं, लोकसभा के पास अपनी कुछ पावर्स हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन हुई ऑफ पावर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, सेकंड चैम्बर बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं, ये इसके नेम्स हैं। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं और फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। पर हमारे मन में बहुत डाउट्स होते हैं कि लोकसभा कैसे आई, राज्यसभा कैसे आई, तो देखते हैं कि कैसे आई। अब देखो, हम नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, हम वोट करने गए, हम वोट करने गए, जैसे अभी इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए, तो हम वोट करने गए और हमने जिन को भी वोट किया, जैसे सपोज़ किसी ए पर्सन को हमने वोट दिया, अब वो ए पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा और लोकसभा में बैठेगा। मतलब हमने लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्ट किया है। हम कितनी बार वोट देते हैं, 2 बार देते हैं। एक बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देते हैं, एक बार हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए देते हैं। तो अभी जो इलेक्शंस हुए थे वो लोकसभा के लिए हुए थे, तो हमने जिनको वोट दिया वो डायरेक्टली कहाँ पे चले गए, एमपी बन के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा में। ठीक है, मतलब लोकसभा क्या है, एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। मैंने वोट दिया, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज़्यादा वोट्स जिसने लिए वो कहाँ पे चले गया, लोकसभा में चले गया। ठीक है, और मैंने वोट दिया स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब मैंने जिसको स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट दिया वो कहाँ पे चले गया, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, एमएलए बन के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन के, यहाँ पे एमपी बन के। ठीक है, अब एक बार और समझते हैं। मैंने वोट किया, सपोज़ मैंने 2 बार वोट करती हूँ मैं, ठीक है, एक बार मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट करती हूँ, एक बार मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट करती हूँ। जब जिसको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट किया है वो डायरेक्टली कहाँ पे चले गया, लोकसभा में चले गया। तो इसका मतलब कि लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, पूरी कंट्री को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ज़्यादा वोट्स लेके इलेक्ट होता है, वो जाता है लोकसभा में बैठने। ठीक है, एक मैंने स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट किया है,
जो स्टेट गवर्नमेंट में जीतेगा वो बैठेगा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली अपने आप में ये डिसाइड करेगी कि उनके स्टेट से कौन जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हर स्टेट के मेंबर्स बैठते हैं जिनको सिलेक्ट किया है वहीं की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ठीक है। तो यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो डिसाइड करेगी वो लोग जाएंगे राज्यसभा में बैठने। तो लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है और राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है। जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे पार्लियामेंट की तो उसमें इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अब हर स्टेट की कितनी सीट्स होती हैं राज्यसभा में, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे यूपी ज़्यादा बड़ा है त्रिपुरा से तो उसकी ज़्यादा सीट्स होंगी, ठीक है। तो लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं वो आगे डिसाइड कर रही है कि राज्यसभा में कौन जाएगा, तो ठीक है। अब इससे हमें समझ आया कि हमारा जो सेंटर गवर्नमेंट है उसमें दो चैम्बर हैं, वो बाई कैमरल है। उसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 550, जिनमें से 530 स्टेट्स के होते हैं, 20 यूटी के होते हैं और फिलहाल कोई भी नॉमिनेटेड नहीं है। पहले 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, लेकिन फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसे रिमूव कर दिया गया। तो अब फिलहाल लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ठीक है। और प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, 543 टोटल मेंबर्स हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, जिनमें से स्टेट्स और यूटी के हैं 238 और 12 नॉमिनेटेड हैं बाय प्रेसिडेंट। किस किस फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस। जैसे सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर वॉज एन MP, लेकिन वो कैसे थे, वो नॉमिनेटेड थे और उनको नॉमिनेट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने। तो वो किसके पार्ट थे, राज्यसभा के, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि सेंटर बाई कैमरल है क्योंकि वहाँ पे 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिनके बीच में पावर्स थोड़ी बहुत डिवाइडेड हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि उसका फ़ायदा क्या है बाई कैमरलिज्म का। लेकिन वैसे ही स्टेट्स भी बाई कैमरल हैं। जैसे हमारी 6 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 6 ही स्टेट्स ऐसी हैं जो बाई कैमरल हैं, जहाँ पे 2 चैम्बर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है, ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में, जिसको आप याद रखेंगे ताम्बुक, ठीक है। लर्न करने का तरीका क्या है, ताम्बुक। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी एंड कर्नाटका, ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। मतलब ये 6 स्टेट्स बाई कैमरल हैं। हमने अभी पढ़ा कि बाई मतलब 2, कैमरा इन लैटिन मतलब चैम्बर, ठीक है। अब इससे आपको बेटर समझ आएगा कि पार्लियामेंट बाई कैमरल है, मतलब वहाँ पे 2 हाउस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। स्टेट बाई कैमरल तब होती है, 6 स्टेट्स बाई कैमरल हैं, कौन कौन सी, ताम्बुक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका। इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है मतलब विधान सभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है मतलब विधान परिषद, और यूनिकैमरल मतलब सिर्फ एक ही हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बाकी वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इससे आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग बाई कैमरलिज्म के बारे में क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यूनिकैमरल क्या होता है, जहाँ पे एक ही हाउस होता है। जैसे हमारे बाकी जो स्टेट्स हैं वो यूनिकैमरल है, उनमें एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है,
लेकिन 6 स्टेट्स बाई कैमरल हैं, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंपल लेजिस्लेटिव असेंबली रहने देते, लेजिस्लेटिव काउंसिल लाने की क्या ज़रूरत थी, बाई कैमरल बनाने की क्या ज़रूरत थी। ऊपर भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि एक ही हाउस होता, हो सकता है सिर्फ राज्यसभा होता, सारी चीज़ें वही कर लेता। बट इन सब की अपनी यूजेस हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसे अगर सपोज यूनिकैमरल होता, ठीक है, सपोज यूनिकैमरल होता तो एक ही हाउस होता, जैसे सपोज लोकसभा। अब हमें पता है कि लोकसभा में एक पार्टी की मेजॉरिटी होती है, एक पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, तो वो कोई बिल लाता, वो बिल आराम से पास हो जाता, वो प्रेसिडेंट के पास जाता, प्रेसिडेंट अप्रूव करते तो वो एक्ट बन जाता। कितना इजी हो जाता कोई भी एक्ट बनाना। लेकिन क्या उसमें सब लोगों की सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलती? नहीं, क्योंकि वो जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है वही एक बिल को लाती, पास करती और लॉ बन जाता। तो फिर फ़ायदा ही क्या होता कोalition ऑपोजिशन का? क्या फ़ायदा होता इतनी पार्टीज़ का होने का? तो इसीलिए बाई कैमरलिज्म रखा है। बाई कैमरलिज्म से, जब बाई कैमरलिज्म में क्या होता है, ये 2 हाउसेस है ना, सपोज ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। तो बाई कैमरलिज्म में क्या होता है कि बिल पहले लोकसभा से पास होगा, फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा, फिर वो राज्यसभा से पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करके एक्ट बनाएंगे। मतलब लोकसभा, सपोज लोकसभा में एक पार्टी की मेजॉरिटी है, इन्होंने कोई बिल पास भी कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसको मना कर देगी, राज्यसभा उसको वापस भेज देगी कि इसको ठीक करो। तो मतलब बाई कैमरलिज्म से कोई भी जो गवर्नमेंट है उस पर चेक रहता है, वो कोई भी ऐसे बिल नहीं ला सकती और उसको पास नहीं करवा सकती। ठीक है, तो ये बाई कैमरल। डिफरेंस क्या आता है यूनिकैमरल और बाई कैमरल में, वो देखते हैं। यूनिकैमरल में हमने देखा कि एक ही चैम्बर है ना, एक ही चैम्बर है, एक ही पावर है, एक ही जगह पे सारी पावर लोकेटेड है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लोकेटेड, मतलब यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक जगह पे है। बाई कैमरल में रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिवाइडेड, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में जो पावर है वो डिवाइडेड है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि 6 स्टेट्स में है। ताम्बुक लर्न करने का तरीका, ठीक है। हैस्टी लेजिस्लेशन, अब देखो ये एक चैम्बर है, ठीक है, ये एक चैम्बर है, चैम्बर। अब अगर यूनिकैमरल होगा, हमें पता है कि सपोज यहाँ पे एक पार्टी कोई मेजॉरिटी लेके आई होगी, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसी पार्टी के होंगे, वही बिल लाएंगे, वही बिल पास भी करवा देंगे, कोई इन पे चेक रखने वाला ही नहीं होगा। पर यहीं पे अगर दो चैम्बर बन जाए, ठीक है, सपोज लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा अगर कोई बिल पास कर भी देगी, वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा हो सकता है उसको मना कर दे, वापस भेज दे, कुछ अमेंडमेंट्स कराए। तो इसका मतलब कि जो बाई कैमरल है उस पर ये चेक रहता है कि कोई भी बिल जल्दी जल्दी पास ना हो जाए, प्रॉपर उस पर चेक हो, प्रॉपर उस पर वोटिंग हो, हर चीज़ को देखा जाए और फिर वो पास हो। यूनिकैमरल लीड्स टू डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म मतलब एक पार्टी का रूल, मतलब एक पार्टी कुछ भी कर सकती है, वो अनलिमिटेड पावर में आ गई है, तो ऐसा यूनिकैमरल में होता है। बाई कैमरल में इस पर थोड़ा चेक रहता है, क्योंकि दोनों हाउसेस हैं, 2 हाउसेस हैं, तो अगर एक कोई कर भी रहा है, सपोज एक ने अपनी मनमानी चलाई, कुछ भी पास कर दिया, पर दूसरा उसको मना कर सकता है। यूनिकैमरल में देयर इज़ नो डिले, एक ही हाउस है, एक ने ही पास करना है। यहाँ पे बाई कैमरल में डिले होता है, क्योंकि एक ने पास करना है, दूसरा हो सकता है पास ना करे, वापस भेज दे, अमेंडमेंट करे, कुछ भी हो सकता है। नो ओकेजन फॉर लेजिस्लेटिव डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, यहाँ पे डेडलॉक आ सकता है। डेडलॉक क्या होता है कि लोकसभा ने भेजा राज्यसभा को, राज्यसभा ने मना कर दिया, लोकसभा ने भेजा राज्यसभा को, राज्यसभा ने वापस कर दिया और अमेंडमेंट्स बोली,
लेकिन राज्यसभा को वो अमेंडमेंट्स मंजूर नहीं है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि डेडलॉक आ जाता है। फिर जब डेडलॉक आता है तो एक जॉइंट सिटिंग बिठाते हैं प्रेसिडेंट, और फिर वो बोलते हैं कि आप प्रॉपर डिस्कशन से इसको पास करो या कुछ भी डिसाइड करो। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। फ्यू कंट्रीज़ आर फॉलोइंग यूनिकैमरल। कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो यूनिकैमरल फॉलो कर रही हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ बाईकैमरल हैं आजकल। वर्कलोड इस पे हैवी होता है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही चैम्बर पे हैं। यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे ओके कॉस्ट पड़ती है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है क्योंकि बाईकैमरल हैं, 2 हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस में एमपीज़ हैं, उनकी सैलरी देनी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। नो स्कोप फॉर रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़। यहाँ पे स्कोप है फॉर माइनॉरिटीज़ क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही हाउस के पास सारी ज़्यादा पावर है तो वो कुछ भी पास कर सकती है जो उसके फ़ायदे में हो। वो ये थोड़ी ख्याल रखेगी कि उससे पीपल का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, माइनॉरिटीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो देखेगी कि हर जो बिल पास हो रहा है उसमें स्टेट को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उसके लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो इसकी वजह से वहाँ पे स्कोप है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसी के साथ हमारा यूनिकैमरलिज्म और बाईकैमरलिज्म एक हैवी टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। सो टिल देन, thank you and have a very nice day.